क्या 117 सीटों के साथ ये हुकूमत बना सकेंगे या नहीं, ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और हुकूमती इत्तेहाद की 5वीं मीटिंग इस वक्त जारी है और जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होती, एक मुश्तरका एलामिया सामने नहीं आएगा, जब तक मुश्तरका एलामिया सामने नहीं आएगा, हम मुकम्मल तौर पर नहीं कह सकते कि जो नई हुकूमत बनेगी उसकी हैयत क्या होगी। तो आप भी इंतजार करें, हम भी इंतजार कर रहे हैं। और जो धांधली के इल्जामात हैं उसके अंदर एक नया मोड़ पिछले दिनों आया। कमिश्नर रावलपिंडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैंने 14 हलकों में या 13 हलकों के अंदर धांधली करवाई थी। वो इशू जो है वो कहां पहुंचा है, क्या उसका कोई नतीजा निकल सकता है या नहीं, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। NA 47 से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और आज इनकी पोजीशन पे इस्लामाबाद के 3 MNA जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, उन सब के नोटिफिकेशन जो है वो वक्ती तौर पर रोक दिए गए हैं। इनसे पूछेंगे कि अब आपको क्या फायदा होगा। आमर लियास राणा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं हमारे, और कादर मंदोखेल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। राणा साहब ये फरमाइए सर, ये जो हुकूमती इत्तेहाद बन रहा है, अब तक इसके कोई चीजें, कोई सोल्यूशन सामने आए अब तक? देखें, जो मेंबर्स हैं ना, उनसे वैसे बात करें तो वो कहते हैं जी हमने हल्फ लिया हुआ है, और ये हल्फ कैबिनेट पे के मेंबर्स भी लेते हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि हमें PM ने मना किया है बात करने से, तो खबर वहीं से शुरू होती है। और थोड़ा सा बता भी देते हो। नहीं, मतलब बुनियादी खदोखाल तो ये है ना जी कि पीपल्स पार्टी की एक विश लिस्ट है जिसमें पहले मरहले में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। नंबर 1 तो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट तो आप कह लेंगे सदर ही है, स्पीकर है, फिर स्पीकर, चेयरमैन सेनेट है, फिर आज आपने देखा होगा कि PCB को निकाल के कैबिनेट डिवीजन के अंडर कर दिया गया है कि अगर वजारतों में इनके पास गई तो जाहिर है वो ज़कात अशरफ साहब के लिए, जरदारी साहब की डिमांड होगी, तो वो पहली बात खत्म कर दी आज ही निकाल के। वैसे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी डायरेक्टरेट बनाया, पता नहीं ISI को भी बना देंगे कि नहीं बनाएंगे, कि क्या करेंगे। लेकिन जो विश लिस्ट में उनकी है, पंजाब के आधे जिले हमारी मर्जी से चलेंगे, मतलब DCs, DPOs, मतलब हमारी, मतलब उनकी ख्वाहिश है जब उनके 10 मेंबर्स हैं खवातीन के साथ मिलके हो जाएंगे तो वजारतें भी बड़ी अच्छी, ठीक, और हमारा वहाँ पे असर व रसूख होना चाहिए पंजाब में। फिर जाहिर है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो कह रहे हैं कि वजारत नहीं मांगनी, लेकिन ये उनकी तरफ से एक है। अच्छा, लेकिन इसके 2-3 मराइल हो चुके हैं, अब उसमें से कमी बेशी भी होनी है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की भी ख्वाहिश एक तो है कि गवर्नर KP मौजूद रहें, और दूसरे वो बलूचिस्तान में भी वो गवर्नर मांग रहे हैं, और वजारतें भी वो चाहेंगे, लेकिन वो नाराज हैं। लेकिन जो बैक चैनल होता है वो चल रहा है उनके साथ। अब वो नवाज शरीफ एकदम कॉल कर लें, उनके पास चले जाएं, मिल लें, जरदारी साहब इनकी, क्योंकि ये जो आज तय होना है असूली तौर पर शायद वो रात को कह दें कि जी हमारा एग्रीमेंट हो गया, लेकिन हम अपनी क़यादत के साथ इसको अनाउंस करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुस्तकबिल के लिए रख ली जाती हैं, जो वक्त के साथ साथ आती हैं, लेकिन असूली तौर पे दोनों इस बात पे राजी हैं कि हमें अवाम से गुस्सा खाना है। मैं छोटा लफ्ज बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हुकूमत में आएगा ये PTI के लिए बड़ी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी कि पीपल्स पार्टी के साथ इन्होंने इनकार कर दिया। जैसे इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मिलने से हामी भर लिया, अगर ये पीपल्स पार्टी से मिल लेते तो ये वजारत उज़्मा लेके जाते, और उन्होंने देनी थी ने, तो फिर इनकी भी काबिलियत और लियाकत जो है ना सामने खुल के आ जाती कि IMF के साथ कौन डील करेगा। लेकिन अब देखिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो इनकी मीटिंग हुई है, उसके बाद अगर इनकी सीट्स बढ़ जाती है, मखसूस सीटें मिल जाती हैं, तो ये करीब करीब पहुंच जाएंगे, इन्हें 20-22 लोग चाहिए होंगे, तो किसी पार्टी के साथ भी इत्तेहाद करके गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है फिर? नहीं, ये तो अभी हाथ कंगन को आरसी किया है, ये तो देखना है कि कितने मराहिल में ये मौजूद हैं, कितने इनके पास जाएंगे। लेकिन अच्छा ये होगा कि ये जब फैसला कर चुके हैं ना कि असम्बली में रहना है, तो PMLN वगैरह रहे तो वजारत उज़्मा ले सके, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर किरदार अदा करना है ना, एक्चुअल यही पार्लिमानी जमहूरियत है, यही इनकी जिम्मेदारी है कि अपने वोटर का मैसेज टिका के। चौसा, मैं तो 2 दिन से ये बात कर रहा हूँ कि ये जो हुकूमत KP में तो इनकी है, ये IMF पे डील तो करनी है, ठीक है, इन्होंने भी करनी है, साइन करेंगे, लेकिन ये शर्त मनवाएं कि जी हम आपके साथ हर उस काम में चलेंगे, लेकिन आप इंतखाबी इस्लाहत, बल्दियाती इदारे, आईनी तरमीम जो चाहिए हैं वो पहले 3 महीने में करेंगे। बिल्कुल सही। मुंतखिल साहब आपकी तरफ आना। सर ये फरमाइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की समझ नहीं आ रही कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने कल क्लियरली कह दिया है कि सदर की सीट हमारी है और हम कैबिनेट में नहीं बैठ रहे, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब बाकायदा निगोशिएट कर रहे हैं कि अगर हमें कैबिनेट में सीट्स मिलती हैं तो वो कौन कौन सी वजारतें हो सकती हैं। तो क्लैरिटी क्यों नहीं आपकी पार्टी की तरफ से? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बिलावल साहब की स्पीच तो मैंने खुद सुन ली है कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे,
और जहां तक आप आसिफ अली जरदारी साहब की बात बता रहे हैं वो आपको इल्म होगा, न तो मैंने सुना है, न पार्टी के अंदर इस तरह कोई बात और न जो ये मुज़ाकरात चल रहे हैं उनको ये इजाज़त है कि वो मीडिया पे बात करे। तो मुझे नहीं समझ में आ रही आपके पास ये खबर कहाँ से आ गई है। मैं तो बिलावल साहब की खबर को फॉलो करूंगा जो उसने कल यहाँ सिंध में एक जलसे से खिताब कल जब बिलावल भुट्टो साहब ने ओपनली कह दिया कि मुझे 3 साल और 2 साल की ऑफर हुई थी, मैंने रिजेक्ट कर दी, और साथ उन्होंने ये कहा कि हम कैबिनेट में नहीं बैठेंगे, तो वो तो अपने कार्ड शो कर रहे हैं, तो फिर मीटिंग किस चीज की हो रही है? मैं आपसे यही गुजारिश करूं कि जो बिलावल साहब ने उसको कार्ड कहे या ओपनली जलसे में जो बात की है, और दूसरी तरफ आपके ज़राए आप बता रहे कि आसिफ अली जरदारी साहब ये मांग रहे हैं, तो मैं तो यकीनन आपके ज़राए से ज़्यादा मैं एतबार करूंगा बिलावल साहब की स्पीच पे जो कि मैंने खुद सुनी है। तो देखिए क्या होता है। और दूसरी बात ये कि चूंकि हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात तो एक असूल तय हो गई। और चौधरी साहब आप भी एक मंजे हुए एंकर हो या तजनिगार हो, आप मुझे बताओ पीपल्स पार्टी के पास रास्ता क्या है? अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई को भी वोट नहीं करेगी, नून लीग को भी नहीं करेंगी, तो ये असम्बली और ये हुकूमत कहाँ खड़ी होगी? ये तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो वैसे मंदोखेल साहब, अगर आज किसी पार्टी के पास रास्ते हैं ना, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आप आज के दौर में कुछ भी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल सकते हैं, आप अपोजिशन में बैठ सकते हैं, आप मियां नवाज शरीफ के साथ मिल सकते हैं, आप आजाद लोगों को इकट्ठा करके भी गवर्नमेंट बना सकते हैं। इस पोजीशन में आप भी हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी की पोजीशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। और लेकिन जो आज़ाद वाली आपने बात की, आज़ाद तो इतने लोग है ही नहीं है जिनको हम इकट्ठे, क्योंकि आज़ाद तो पीटीआई वाले आज सारे आज़ाद बैठे हुए सर इस साइड में काउंसिल में, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, वो सारे के सारे आज़ाद हैं। अब आपने सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को राजी करना है, सिर्फ आपने। मैं तो ये डर रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही दावा न करे जी, कोई पीटीआई मिटिया नहीं है हमारी है, फिर क्या होगा शोएब शाहीन साहब? फिर क्या होगा? वो एक पाकिस्तानी फिल्म में एक सीन था, आपके पास बड़ा आसान रास्ता है जी। तो अगर इसने कहा ठीक है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मिलती, इमरान खान साहब नहीं मिलते, गौर खान साहब नहीं मिलते, सीधे जाए साहबजादा रजा साहब के पास। नहीं, बात तो ठीक करे वो आपके, हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन हम तो जारी बात है वो उस ऑप्शन पे जाएंगे जो हमें इज्जत मिले। और जो अगर ये कहेंगे हमने बात ही नहीं करनी है, यानी जो उनको बेनिफिशरी है इमरान खान साहब के या पीटीआई के, मौलाना साहब की जो सीटें वो दावा कर रहा है कि मैं तहरीक चलाऊंगा, वो सीटें तो पीटीआई को मिल गई और वो नाराज पीपल्स पार्टी से है या नून लीग से है। तो मुझे ये बात तो बिल्कुल समझ से बाल आता रहा है कि वो तहरीक भी चलाएगा पीटीआई के साथ मिलके, तो किसके खिलाफ चलाएगा? सीटें तो पीटीआई को दी गई है या पीटीआई ले गई है, तो ऐसे सूरत में तो मौलाना साहब का आप रुके, मैं शेख साहब के पास आता हूं, फिर आपकी तरफ आऊंगा। शेख सिंह साहब ये फरमाइएगा, अभी आपने इत्तेहाद कर लिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ, अच्छी बात है, मुबारक हो आपको, लेकिन इसके बाद तो घोड़ा उनके पास चला जाएगा, तो आपके हाथ में क्या होगा सर? देखिए, दो जो हामिद रजा साहब का सुन्नी काउंसिल और MWM का अल्लामा नासिर साहब, ये हमारे पुराने इत्तेहादी हैं, हमारे साथ मिलके ये इलेक्शन लड़ते भी हैं और हमारे साथ हमेशा से ये चले हैं और बड़ी इन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, हमारे टेस्टेड फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए हमारा इनके साथ इत्तेहाद है और इत्तेफाक है। अब ये तो हमने लीगल कवर किया है और उसके बाद जब हमारे अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस हो जाएंगे तो हमारा इत्तेहाद दोबारा उसको दोबारा वापस नहीं आ सकेंगे, इस नहीं हो जाएगा, इस पार्लियामेंट में नहीं आ सकेंगे, हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपका देखें पार्लिमानी पार्टी है ना, आपकी पार्लिमानी पार्टी में आपका एक दूसरे के साथ इत्तेहाद हो जाना है, एक एग्रीमेंट टैक्स साइन हो जाना नहीं, मर्जर होगा तो आपको मखसूस सीटें मिलेंगी। मर्जर तो हो गया ना, वो तो हो गया ना, उसके बाद ये आजाद उसके बाद हम एक पार्टी का कवर मिल गया ना, काउंसिल के उम्मीदवार होंगे, अभी हो गए ना, लेकिन उसके बाद जब हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन हो जाएगा तो हमारा इनके दरमियान इत्तेहाद हो जाएगा ना, तो हम एक ही कुछ है, तो हमारा पार्लियामानी लीडर भी हमारा ही होगा ना, इनके पास तो एक सीट है ना, हम तो तकरीबन 100 सीट के करीब पहुंचे हुए, तो पार्लियामानी लीडर हमारा होगा, तो उसके फैसले हमने करने हैं ना, पार्लियामानी लीडर ने फैसले करने होते हैं ना पार्लियामान के अंदर, तो इसलिए इसमें कोई कबात नहीं है और हमने लीगल कवर चाहिए था हमें ताकि रिजर्व सीटें हमें मिल सके, उसके अलावा तो हमें कोई इश्यू नहीं है। अगर ये तो हमारी आपसे गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाते जी जब आपकी पोजीशन स्ट्रांग है? तो देखिए, हमारी सीटें जो डाका जनी के जरिए ली गई हैं वो हमें अभी वापस कर दें, हम हुकूमत भी बनाएंगे, हम काम भी करेंगे, हम डिलीवर करके भी दिखाएंगे। देखिए, अवाम ने हमें मैंडेट दिया है,
हमारे अवाम के दिए हुए मैंडेट को कर कोई डाकाजनी के जरिए, चोरी के जरिए या किसी भी और सर जरिए ये तो आपका क्लेम है ना? नहीं, क्लेम नहीं है। इसको ना दूसरी पार्टीज मान रही हैं, लियाकत ना चड्ढा इलेक्शन के कमीशन स्टेटमेंट मान के रहा है, ना बाद स्टेट आने मान के रही बाद है नहीं, क्यों नहीं मान रही? इलेक्शन कमीशन ने माना है तो उन्होंने हमारे नोटिस किए, आज हाईकोर्ट ने माना है तो ऑर्डर सस्पेंड किए। हमारे पास देखें बड़ी सिंपल स्टे ऑर्डर है सर, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो फैसला हो गया ना आपके हाथ में, देखें फिर तो ठीक है। पहली बात तो ये है कि फॉर्म 45, मैं एक मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, 387 है मेरे पोलिंग स्टेशन, मेरे NA 47 के 387 के फॉर्म 45 के ऊपर 3000 मुख्तलिफ लोगों के दस्तखत हैं, जिसमें तमाम पोलिंग एजेंट्स इंक्लूडिंग मेरे अपोनेंट्स के, इंक्लूडिंग मुस्तफ़ा खोकर, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, मेरे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के 3000 दस्तखत को उठा करके ना एक रिटर्निंग अफसर, एक शख्स, वो अंडर प्रेशर करप्शन के जरिए या किसी भी जरिए से उन्होंने उठा करके नया फॉर्म 47 बना दिया जो कि उससे मुताबिकत नहीं रखता। और ये नहीं है कि फॉर्म 45 आप अदालत में है ना सर, आपने वहां साबित करना है, ये साबित इंशाल्लाह साबित हो जाएगा। मिल जाएगी, देखिए ना, इंशाल्लाह मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? हमारा हक है, अवाम का हक है ना, अवाम का हक है हुक्मरानी है, वो किसको अपना नुमाइंदा मानते हैं? आपके वोट छीन के तारिक फजल चौधरी साहब को दिया गया 100%, सारा कुछ रिकॉर्ड मौजूद है। पूरे साफियों ने पूछा, 10 दिन हो गए ना, उन्होंने कहा अपने आप फॉर्म 45 ले आओ, उसके भी वही फॉर्म है जो हमारे पास है, नहीं लाया। देखिए ना, अगर दो बातें हैं, या तो वो वही लाएगा जो मेरे वाले हैं, या फोर्जरी करेगा तो वो भी जेल में जाएगा और रिटर्निंग अफसर भी जेल में जाएगा। अच्छा, मेरे पास खाली अकेले तो है नहीं, मेरे और तारिक फजल का तो मुकाबला है नहीं, इसमें कॉम्पिटिटर्स मुस्तफा खोकर, इसमें तहरीक लब्बैक भी है, इसमें जमात इस्लामी भी है, इसमें पीपल्स पार्टी भी है, उन सबके पास भी सबके पास हुई है। और जब साफियों ने पूछा कि भाई बता दो तुम्हारे किधर है, तुम पब्लिश कर दो, मैंने तो सबको दे दिए ना, मैंने तो मीडिया पे कर दिया, 387 के 387 दे दिए कि किसी ने चैलेंज करना है तारिक फजल समेत आकर कहे कि तुम्हारा एक फॉर्म ये गलत है। आज तक 10 दिन हो गए, एक दिन उसने जवाब नहीं दिया। क्या कहता है कि मैं साफियों को दिखाने का पाबंद नहीं हूं? भाई साफियों ने घर लेके जाना है, साफियों ने पब्लिक को के लिए लेना है ना। तो पाबंद नहीं है जी, वैसे नहीं है पाबंदी। देखिए अखलाकी एक आदमी ये कहता है कि मेरी जेब में कितने पैसे मैं नहीं दिखाता, तो रोक तो नहीं सकता कोई बंदा। आपके ऊपर इल्जाम है एक अवाम के, वो तो अदालत ने फैसला करना ना सर, ठीक बात है, लेकिन एक साफी अगर सवाल करता है तो वो ये क्लेम करता है कि मेरे फॉर्म मेरे पास मौजूद है और मैं जीता हुआ हूं, तो उसकी स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी बात को, वो अखलाकी तौर पर इस बात का पाबंद तो है ना, वो कहे हाँ ठीक है जी ये मेरे पास मौजूद है मैं दे दिए। अब ये साफी का काम है एनालिसिस कर ले, मेरे गलत है या उसके गलत है, तारिक मुस्तफा खोकर के गलत है या उसके गलत है, तहरीक लब्बैक के गलत है या उसके गलत है, जमात इस्लामी के गलत है या उसके गलत है। तो बात यह है कि फिर आप कम से कम अखलाकी तौर पर जब आप सियासत करते हैं तो आपका इतना तो होना चाहिए ज़र्फ के आप फेस करें या सच को तस्लीम करें। राना साहब के पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। राना साहब, अब इशू ये है कि धांधली के इतने ज्यादा इल्जामात हैं, इन इल्जामात के साथ ये गवर्नमेंट जो बनेगी ये कितना अर्सा सस्टेन कर सकेगी? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राना साहब, ये देखें इतनी ज्यादा धांधली के इल्जामात, फिर सबूत भी हैं, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हर उम्मीदवार के पास फॉर्म 45 है और वो लेके फिर रहा है कि हाँ जी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके होते हुए ये जो गवर्नमेंट बनेगी उसकी क्या लेजिटिमेसी होगी, कितना अर्सा निकाल सकेगी वो? चौधरी साहब, मैंने जो अभी बात कही थी आपसे कि जब मेरा स्टार्ट आपने किया तो मैंने कहा था पहले 3 महीने में ये काम कर लें। ठीक है, देखें इंडिया का इलेक्शन कमीशन हमारे सामने है, इल्जामात उस पर भी आते हैं, लेकिन वो बहुत हद तक ठीक है, पावरफुल है, ना निगरान हुकूमत की जरूरत है ना कुछ है। तो ये चीजें जो पीटीआई कर रही है, जो नून पहले 13 से 18 में करती रही, इन्होंने अपने टाइम में किया नहीं किया, ये इसका जवाब यही है इस बात का कि पहले 3 महीने में आप वो सारे काम कर लें जो आपको अगले इलेक्शन में कबाहतें नजर आ रही हैं। आपको चेक एंड बैलेंस बनाना ना, नंबर 1। धांधली का इल्जाम 2018 में भी इसी तरह ही था और 2013 में भी, 2008 में मतलब सब जगह पे मुख्तलिफ इल्जाम आए और नहीं, उस वक्त 4 हल्कों की बुनियाद पे धरने दिए गए, गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की गई और उसके अंदर उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया भरपूर साथ थी, कोई चीज अब पीछे नहीं रही। आज यही काम पीटीआई कह रही है कि जो हमारे इनके साथ बेनिफिशियरी में, इनके बेनिफिट में हुआ उसको ये ऑन नहीं करने के लिए तैयार, लेकिन ये कहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। तो इसका हल ये तो नहीं है, ये एक तो वो हल है जो अभी शोएब शाहीन साहब कोर्ट में गए हैं, तो वो प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे कासिम सूरी साहब को आखिरी दिन तक स्टे पे ही रखा गया 5 साल, और खान साहब की गिनती साकिब निसार साहब ने लाहौर में होने नहीं दी थी वो भी अदालतें ही थी।
आज भी अदालतों के पास जा रहे हैं। आज इनके सबसे ज़्यादा कागजात एक्सेप्ट किए अदलिया ने, इनके इलेक्शन में कैंडिडेट सबसे ज़्यादा थे, ठीक है, कोई इशू नहीं था। अब जो मसाइल हैं वो हमेशा की तरह आ रहे हैं, कभी कोई इल्ज़ाम कभी कोई इल्ज़ाम। अभी जैसे वो कमिश्नर वाली बात की, उस दिन याद होगा ट्रांसमिशन में आपने मेरा नाम लिया लेकिन फिर हमारी बात ना हो सकी अफजल खान साहब पे। अब वो जो अफजल खान साहब हैं वो आपको पता है बुनियादी तौर पे एपीपी के रिपोर्टर थे। 1992 में जब मैं पहली दफा उनसे मिला तो वो याकूब नासिर उस वक्त सेफ्रॉन के मिनिस्टर थे, जो अब दोबारा जीत के आए हैं वहां से बलोचिस्तान से। उनके अहमद अली तूरी प्राइवेट सेक्रेटरी थे, वो आज भी मौजूद हैं, पिंडी में ही रहते हैं। ये उनसे गाड़ी लेके और बच्चों के साथ सरकारी मतलब रिपोर्टर वो बीट थे और जाया करते थे। वक्त आया वो इस इलेक्शन कमीशन में इंडक्ट हो गए और बाद में माफी मांगी उस झूठ पे। आज लियाकत भट्टा को आप बेशक कहें कि जी वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो मैं कहूं जी मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, ये नहीं है। इशू ये है कि जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना वहीं सबूत रख ले। अब उसको सबूत देने पड़ेगा। अब अगर सबूत वो नहीं देगा तो क्या होगा? शोएब शाहीन साहब कहेंगे उसे दबा लिया, ठीक है, वो देगा तो पता चलेगा, क्योंकि अभी मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं। क्योंकि उसे पहले दिन खुल के बताना चाहिए था कि जी मेरा ज़मीर कहां सोया, ठीक है, जब ये रिकॉर्ड पढ़ा, जब वो उनका ज़मीर मलामत नहीं करता था। वो जब डीजी खान की पोस्टिंग मशहूर थी, स्टार्ट में 30 लाख रुपया महीना बुजदार साहब का जो सर्किट हाउस का खर्चा था, जो तौसा शरीफ के लोगों के लिए था, वो हर डीसी और कमिश्नर को पे करना था। ये बोली बाद की बात है, पहले ये खर्चा करना है। वो वहां रहे, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए, सब जगह पे किए। मुझे उनकी कोई काबिलियत पे शुबा नहीं है, मेहनत करके एक बंदा नायब तहसीलदार से आए, पीसीएस का हो जाए, सब कुछ हो, लेकिन अब उनकी वैल्यू मुझे मिसाल देनी पड़ रही है। तो हल ये है कि आइंदा के लिए तदारुक कर लिया जाए, अब के लिए कोर्ट में फाइट की जाए। अच्छा, वो गायब हो पार्लियामेंट में, वो उनकी फैमिली को समझ नहीं आ रही कि वो कहां चले गए। नहीं, अब अगर उनको कोई भी खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचा दे तो पीटीआई क्या कहेगी कि जानबूझ के नुकसान पहुंचाया गया क्योंकि उसने हमारे हक में गवाही दी थी। उनकी सिक्योरिटी में रखना मजबूरी बन गई। जाना तो मंदोखेल साहब के पास है, लेकिन सवाल आपके पास, आप जल्दी क्यों कर लेते हैं जी? लियाकत चट्टा साहब ने एक स्टेटमेंट दी, आपने फौरी तौर पे उसको उठा के अपना हीरो बना लिया, बाद में पता चले कि वो हीरो नहीं है, आपके साथ हाथ हो गया, तो फिर इतनी जल्दी क्यों ऑन कर लेते हैं आप लोगों को? देखें, उसको हीरो तो आपने भी बनाया है, आपको मैंने वीलॉग सुना है, आपने बड़ी बहुत वेल रीजन, और आपने उसके बारे में जिन लोगों ने कहा ना, देखिए जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैं इंफॉर्मेशन आपने बड़ी खूबसूरत वीलॉग किया है। मैंने उसको लीडर बना रहे हैं, अपना हीरो बना रहे हैं। देखिए, हीरो बनाने की बात नहीं, हमारे सोसाइटी में और ब्यूरोक्रेसी में जो बंदा सच बोले और खड़ा हो जाए उस सच के ऊपर, उसको कहते हैं ये पागल है। आपको कैसे यकीन है कि ये वाकई सच है? देखिए, हमने तो ये नहीं कहा, हमने तो ये कहा इसलिए सच है कि हमारे पास एविडेंस है। मेरे पास ये एविडेंस है, कोई डीआरओ या आरओ खड़ा हो वो ये सारी बातें कर दे जो मेरे पास एविडेंस है। देखें, अब नया कमिश्नर ये कह रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। वो सारे डीआरओज कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन ठीक करवाया, जिनके पास इख्तियार था। वो जो चोर है हल्फ देने के लिए तैयार बैठे हो भाई, 10 चोरों में से अगर एक चोर ने आकर कह दिया कि मैं एडमिशन करता हूं भाई, मेरे से गलती हो गई और मैं इस गलती का खमियाजा भुगतने को तैयार हूं, 9 चोर मिलकर कह रहे हैं नहीं वो गलत कह रहा है। भाई, चोरी तो वो अपनी एडमिट कर रहा है ना, इनके बारे में तो कुछ नहीं कहा उसने कहा जी ये सारे कर रहे हैं लेकिन मेरी इन्वॉल्वमेंट है, मैंने इनको कहा है। वो नीचे वाले जो चोर है अपनी जान बचाने के लिए वो कह रहे हैं जी हमने चोरी नहीं की। अच्छा, वैसे देखें, लेकिन बात ये है, लेकिन बात ऑन कर रहा था रिलेशन, लेकिन एक कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब ना उन्होंने मुझे दिए हैं और मैं जवाब चाहता हूं। पहले तो उन्होंने बाकायदा रैगिंग करवाई, जो कह रहे हैं उन्हें कहा जी मैंने धांधली करवाई, पहले वो करवा के एक पार्टी को खुश कर लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हाँ मैंने धांधली करवाई, दूसरी पार्टी को खुश कर लिया। नहीं, हमें खुश करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमने क्या मुतालबा किया है, हमने कहा जुडिशल कमीशन बनाओ। ठीक होगा, इसके बारे में हमने ये नहीं कहा कि जी ये दुरुस्त है ये दुरुस्त नहीं है, हमने कहा जुडिशल कमीशन बनाओ, सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा, ताकि प्रॉपर रीजनेबल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इतराज है, इलेक्शन कमीशन अपनी इंक्वायरी कराएगा। देखें, गवर्नमेंट का काम है। मंदोखेल साहब ये फरमाइए, एक फुल फ्लेज एक जुडिशियल इंक्वायरी की तर्ज पे जिस तरह पहले बना था वो करें और गवर्नमेंट कराए। इलेक्शन कमीशन अपनी इंक्वायरी करेगा, अपने आप को कैसे क्लियर करेगा? मंदोखेल साहब, ये जो कमिश्नर रावलपिंडी के जो इंकशाफात थे उसने एक बार पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौकफ है उसे सच साबित कर दिया। तो एक कमीशन ही बनना चाहिए। आपके डायलॉग हो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, तो उसके अंदर ये चीज भी डाल लें, जब 28 आपके नकात है तो 29वां ये डाल दें कि इसका इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। देखिए, इंक्वायरी कमीशन, शोएब साहब वकील है, वो ऑलरेडी हमारी लॉ का एक हिस्सा है
और वो तो बन सकती है। और आपको याद होगा पीपल्स पार्टी की जितने भी लोग मीडिया पे आते हैं सब इस बात की तायद करते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और बल्कि मैंने तो ये भी कहा अभी परसों एक चैनल पे कि चीफ जस्टिस साहब जब खड़े खड़े ये कहते हैं कि कोई एविडेंस नहीं है तो उसको क्यों ना अपने कोर्ट में बुला के और 4-6 सवाल करके वो पूछ देते हैं। बड़ा आसान सा है, शोएब शाहीन साहब वकील है, अगर उससे ये सवाल किया जाए कि आपने ये जो डीआरओ और आरओ जो आपने क्योंकि माते थे आपने कहां से लेके किसके कहने पे की है उसका सबूत बताया। फिर आपने इन लोगों को जब हिदायत दी है वो हिदायत के क्या सबूत है, आपने डायरेक्ट बोला, आपने अपने चैम्बर में बुलाया या टेलीफोन करके वो रिकॉर्ड आ सकता है। मैं कहता हूं मैक्सिमम 5 सवाल करके ये सारे के सारा केस जो है ना दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। तो पीपल्स पार्टी तो पहले ही इस बात की तायद कर रही है। अब आप बताएं कि ये पाकिस्तान का एक ऐसा वो है। और अब मैं अगर आप जो चीफ कमिश्नर ने जो एतराफ किया उसके अंदर उसने ये भी कहा है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली है राजा परवेज रशीद साहब, मैंने उनके हल्के में भी धांधली करवाई, उनको भी जितवाया गया। देखिए मैं तो आपसे ये बात नहीं कर रहा हूं कि उनकी इंक्वायरी कराओ हमारी नहीं कराओ, मैं तो कहता हूं सबकी कराए ना, सब कह रहा है। अच्छा उसको भी छोड़िए, आप मुझे एक बात बताओ, मेरे हल्के एन 242 में जहां मुस्तफा कमाल साहब के 3800 वोट थे और मेरे 42,000 थे, और फिर आपने सोशल मीडिया पे देखा है जो पूरे का पूरे थैले हमने पकड़े और इस पे ये स्टैंप लगे हुए मुस्तफा कमाल साहब के और उसमें बाकायदा काउंटर पार्ट के साथ मौजूद है, पतंग के ऊपर स्टैंप लगा है, बैक साइड पे ब्लैंक है, इसी तरह सूबाई हल्का उनका ब्लैंक है। ये ऐसे 25 से 30 हजार बैलेट पेपर हमारे पास है। दिल पे हाथ रख के बताएं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं ये रोजाना मीडिया पे दिखाता रहूंगा जब तक सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जो ना एक्शन नहीं लेंगी, जब तक इलेक्शन कमीशन ये 25,000 से 30,000 जो बैलेट पेपर मेरे पास है और हमारे लोगों ने मीडिया के सामने चीने हैं, मैं ये रोज मीडिया को उठाता रहूंगा। क्योंकि उसके मुताबिक कौन जीता था उस हल्के से? देखिए मैं इसी बताऊं, फॉर्म 45 की 2 वो है, शोएब शाहीन साहब इस बात को एग्री करेंगे। ये प्रिजाइडिंग अफसरान ने मेरे हल्के में बताया कि हमसे आरओ ने पहले ब्लैंक साइन करके ले लिया है, ठीक है। तो मैंने उनसे ये पूछा जो चंद से मेरी मुलाकात हुई है इलेक्शन के बाद कि आप ये बताओ कि जब आपने एट द स्पॉट की वो बोले वो उसके बारे में तो फिर हम ये कहेंगे जाली है। तो आप मुझे बताओ कि जो आरओ को दिए ब्लैंक वो असली है, जो आपने जो हमारी पोलिंग एजेंट है उसको दिए वो जाली है। वो देखें, तो उसकी साथ से तो मेरे 42,000 वोट है, मुस्तफा कमाल आप जीते हैं या आजाद जीता है वहां से? नहीं मैं जीता हूं, मैं पहले नंबर पे हूं, पीटीआई का दूसरे नंबर पे, मुस्तफा कमाल साहब तीसरे नंबर पे था। तो ये तीसरे से उठा के उन्होंने पहले नंबर पे कर दिया। और 31,000 आपको मजे की बात बताऊं, जो मुस्तफा कमाल साहब के जो सूबाई हल्का है वहां उनको वोट पड़ते हैं 5,400 और मुस्तफा कमाल साहब को पड़ रहे 40 से 45,000। तो इसका मतलब यह कि प्रिजाइडिंग अफसर ने कौमी असेंबली के जो बैलेट पेपर इश्यू तो कर दिए मगर सूबाई के नहीं किए। तो इससे बड़ा फ्रॉड और क्या हो सकता है? इससे मुझे ना ब्रेक लेने दे। तो सवाल मैं फिर आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि इतनी ज्यादा धांधली हुई कि आपको भी हरा दिया गया, तो फिर आप हुकूमत का हिस्सा क्यों बन रहे हैं भाई? थोड़ी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मंदो खेल साहब, सवाल बड़ा सादा है कि जब आपका अपना इलेक्शन रिग्ड है आपके अपने हलके का और इतनी ज्यादा रिगिंग हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आप गवर्नमेंट क्यों बना रहे हैं भाई? चौधरी साहब मैं आपसे सवाल करता हूं कि पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है, अगर हम दो जो बड़ी पार्टी है मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, अगर हम दोनों को सपोर्ट नहीं करें क्या ये हुकूमत रहेगी? क्या ये असेंबली रहेगी? आप मुझे बताओ, शोएब शाहीन साहब वकील है वो बता दें। सर आप अपने आप को अलग करें ना, ये फैसला खुद कर लेंगे सर। नहीं देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, आप मुझे बताओ कि 2018 में जहां पूरा आरटीएस सिस्टम बिठा के भी
बिलावल भुट्टो साहब ने असेंबली के फ्लोर में कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है, ठीक है। तो उस वक्त भी कहा, और उससे पहले भी जब आरोज का इलेक्शन जरदारी साहब ने डिक्लेयर किया है 2013 का इलेक्शन का, उस वक्त भी हम असेंबली में बैठे हैं। हम बाइकाट नहीं करेंगे इस वजह से, अगर हम बाइकाट करेंगे इसका मतलब ये है कि एहतजाज भी करते रहेंगे, असेंबली में बैठेंगे। आप और मौलाना फजलुर रहमान साहब की थिंकिंग दोनों की बराबर है। वैसे ये फरमाइएगा राणा साहब, दूसरी बात चौधरी साहब कैसे होगा? चौधरी साहब, हर पार्टी हमारा शिकायत है मुस्तफा कमाल से, एमक्यूएम से, हम उनके साथ एहतियात नहीं कर रहे हैं। हमारा एहतियात मौलाना साहब का नहीं है, जो सीटें पीटीआई के पास चलेगी और पीटीआई से एहतियात करके जदोजहद करेंगे। आप एमक्यूएम से भी इत्तेहाद कर रहे हैं सर, जो गवर्नमेंट होगी उसमें मुस्तफा कमाल साहब भी होंगे जिन्होंने आपकी सीट छीनी है। और सर आप जिस इत्तेहाद में जा रहे हैं उसमें एमक्यूएम भी शामिल है, हमारा उसमें मुस्तफा कमाल साहब भी शामिल है। वो मिनिस्टर बनेंगे, आपके वजीरों के साथ बैठेंगे। वो मैं कहता हूं वो पीटीआई को शामिल करे, किसी को शामिल करे, बात ही होता ना। हम तो सिर्फ ये करें, जब बिलावल साहब की बात है कि हम वजारतें नहीं ले रहे, हम इस सिस्टम को बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी बात ये है वो उनको वैसे आप वजारतें ले रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं साहब, ये फरमाइए सर, ये मामला सेटल कैसे ताल्लुक नहीं है? इतनी ज्यादा ये इस तरह सेटल हो जाना है कि समर बिलोर पेशावर शहर से उनके सूबाई असम्बली में 35 या 33 हज़ार हैं, ठीक है, और उनके जो ताया सुसर हैं उनके कौमी असम्बली के 2 हल्के सूबाई के बनते हैं, उनके 28,000 वोट है, ठीक है। मतलब जिन्होंने समर को वोट डाला उन्होंने गुलाम अहमद बिलोर को नहीं डाला। ये धंधा है पर गंदा है, ये जितना आप खोलेंगे ये इस तरह ही आएगा, खुलवा ले सारा। ये केपी में भी यही कुछ है। आज भी जो गिनती हुई, शाहजहां यूसुफ जीत गए उसमें और नवाज शरीफ हार गए उसमें। मतलब ये आज का सुना रहा हूं, ये उस दिन का सुना रहा हूं। तो आप जहां जाएंगे ये क्वेश्चन हर पार्टी के पास मौजूद है, लेकिन मैं इस पे ये नहीं कह रहा कि जी मिट्टी डालेंगे। ये कोर्ट्स में भी जाएं, ये वहां पे भरपूर अपोजिशन करें या हुकूमत करें, लेकिन इशू ये है कि आइंदा के लिए खत्म करें इस बात को। अपने आप को ठीक कराने के लिए पीटीआई ये काम कर सकती है कि दोबारा कोई ये बंदा काम ना करे, आईनी तरमीम से मशरूत करें हर ताउन को। लेकिन मसला ये है कि पंजाब में जिस बल्दियाती इलेक्शन को अपनी मकबूलियत के उरूज में इन्होंने पंजाब में नहीं कराया इलेक्शन, उसके लिए आईनी तरमीम में फंडिंग जो है, जो विफाक से पैसे जा रहे हैं वो सूबे में नहीं जिले तक पाबंद करा दें कि जी हर एक को मिलेंगे। ना विफाकी हुकूमत आपके पैसे रोक सकेगी, लेकिन ये किसी को हिम्मत करनी पड़ेगी इस मुल्क को ठीक करने की। लेकिन अपोजिशन में रह के नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। ये IMF को ब्लॉक लगा, देखे ना तैमूर झगड़ा की क्या गुफ्तगू थी उस वक्त, जो मुबैना ऑडियो आई, मैंने तो अगले दिन एक प्रोग्राम में भी उन्हें कहा। गंडापुर साहब भी ये कह रहे हैं कि साडा हक है। तो हक लेना है ना, उसका तरीका है ना कि आप विफाक से ताउन करें, लेकिन बदले में ताउन के आप वो गारंटीज मांगे कॉन्स्टिट्यूशनल कि जी ना सुबह के पैसे रुकेंगे ना आप रोक सकेंगे। ये वरना धांधली करते रहेंगे। पहले वो था सिलेक्टेड वजीर आजम, अब कुछ नया नाम आ जाएगा, यही कुछ कहेंगे कि धांधली ज़्यादा है। लेकिन हम कहां खड़े हैं आम आदमी का, तो यही सोच के सिर्फ इस बुनियाद पे ये पाबंद करा लें आइंदा इलेक्शन की। बिल्कुल सही। अच्छा शेख साहब, अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं आती जी किसी के पास, वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग और एमक्यूएम मिलकर बना लेगी, और आप ज़ाहिर आपके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है इस सिनेरियो में, और अगर फर्ज कर लें कि इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है और ये मामला सेटल नहीं कर पाते, तो फिर सिंपल मेजॉरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई हल है आपके जहन में? कोई? हमारे पास तो हमारी सीटें हैं, हमारी सीटें वो तो आप कहते हैं वो उनसे छीन के आपको दे दें। नहीं, छीने नहीं, तो जो हमारा हक है, जो हमसे छीनी गई है, जो आवाम से छीनी गई है, जो पब्लिक से छीनी गई है, जो डाका जनी दिन की रोशनी में हुई है, जो अभी इसकी बेस पे आपने 3-4 दिन है ना, कमीशन के पास सारा कुछ पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन फैसला करते, फॉर्म 45 सामने लाए, मैंने चीफ जस्टिस को खत लिखा है, मैंने उसमें कहा जी 3 आप दिन दे दें, हर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कहो जो फॉर्म 45 है असल, उसके मुताबिक आपको इनको रिपोर्ट दे दे, उसकी रोशनी में 47-48 बना के आप नोटिफाई कर दें। मैंने कहा फिर आप गवर्नमेंट बना लेंगे? नहीं, हम तो बना सकते हैं, हम तो 2/3 मेजॉरिटी में। मैंने ये कहा कि आप इसमें 3 दिन के अंदर अंदर का टाइम दें, सेशन जज हर डिस्ट्रिक्ट का, एडिशनल सेशन जज और सीनियर सिविल जज, ये 3 अगर ये नहीं होता हर डिस्ट्रिक्ट को आप 3 दिन के अंदर। अभी तो ये आदम एतमाद करके आए हैं, अगर नहीं होता तो फिर आदम एतमाद करते हैं, बेशक करें ना करें। खड़े होकर लतीफ खोसा साहब ने कहा, सुन ले, मैं खुद शामिल था। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि एक इंस्टीट्यूशन का सरबराह है, अगर हम उससे नहीं मांगेंगे किससे इंसाफ मांगे? उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप ये मेरे पे एहसान नहीं कर रहे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उनकी इंसाफ करना। अगर वो अगर नहीं होता तो फिर अगर नहीं होता तो फिर दोबारा होता है तो ऑप्शन के हम अपना लीगल साकिब निसार साहब ने शोएब शाहीन साहब कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी की थी
लीगल साद रफीक की गिनती होती भी रुकवा दी थी। मैं सर गुजारिश कर दूं, लीगल रिकोर्स हम अपना जारी रखेंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे, नो प्रॉब्लम, और सारी सीटें हम इंशाल्लाह वापस लेंगे और हमारा हक है 100% हम लेंगे। और जहां तक ये जो कुछ करना चाहते हैं करें, चलाए मुल्क को। अच्छा, वैसे आपके पास एक सवाल छोड़ के मैं एक बात सिर्फ कर दूं। सवाल बड़ा सादा सर जहां जहां आप जीते हुए हैं ना, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब खैबर पख्तूनख्वा में आप गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है, मौलाना ये कह रहे हैं हमारी सीटें आपको लेकर दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है हमारी सीटें आपको लेकर दी, ANP ये कह रही है कि हमारी सीटें आपके पास चलेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी यही कह रही है। वहां पे आप कहते हैं ये ठीक है, जीत गए हैं, आ जाए, बनाए जुडिशल कमीशन। और मैंने यही तो कहा है। बाकी आप जहां पे हारे हुए हैं वहां पे कह रहे हैं जहां जीते हुए हैं, हमारी सीटें खाई गई हैं, डाकाजनी की है, 4000 वाला लेने वाले को। यही इलेक्शन कमीशन है जिसने पेशावर में भी इलेक्शन करवाया, वहां पे आपको ट्रस्ट है इस पे? भाई ट्रस्ट नहीं है हमारा, उन पे भी ट्रस्ट नहीं है। वहां के लोग भी अभी तक बैठे हुए हैं, आज भी मेरे क्लाइंट से कैसे। वैसे मुझे ब्रेक लेने दे, लेकिन वहां सवाल फिर आगे मैं छोड़ के जा रहा हूं कि वहां जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन होगा? छोटी सी ब्रेक को ब्रेक के बाद तो हम उससे प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे शोएब साहब फरमाइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में खोलें आप, खुलवा लें आप। तो हमने कब कहा है आए, सारा जुडिशल कमीशन बनाए, सारे हल्के आप खोल दें, जिसका हक बनता है उसको दे दें। पे बाकी जो लोग हैं ना उनसे कहें जी आप अपने अपने फॉर्म 45 जो है ना पब्लिक कर दें। तो हम तो पहले से कह रहे हैं, हर किसी को कह रहे हैं ना, आप कहें तो देखें कोई शख्स यहाँ पे कह रहे हैं ना आप मीडिया को पेश करो चौधरी, तो वहां पे भी पेश करवाए ना। हमने कब कहा है लाएं, हमने ECP को फैसला अख्तियार दे दें, जुडिशल कमीशन को अख्तियार दे दें, एज ए होल सारे हल्के खोल लें, आ जाए। मैंने तो ये जो मुतालबा किया ये सिर्फ नहीं कहा मेरे वाले हल्के खोलें, सारे पाकिस्तान के सेशन जज की निगरानी में आप फॉर्म 45 खोलें और उसकी रोशनी में फैसला कर दें, तमाम का तमाम कर दें। लेकिन अगर बेईमानी ना हो तो ये 2 दिन में फैसला हो सकता है। वैसे गवर्नमेंट बनने से पहले आप ये सारे फॉर्म 45 का इश्यू सॉल्व क्यों नहीं कर लेते? आप गवर्नमेंट जो बन रही है वो पहला मुतालबा ये करे कि इलेक्शन कमीशन पहले ये 60 करे, 3 दिन के अंदर अंदर करे और उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट बनाएंगे। यही सवाल, आप वाला सवाल मैं चीफ जस्टिस साहब को रेफर करता हूं कि आपने एक एरे गैरे के दरखास्त के ऊपर बेंच बना के आपने तैयारी पकड़ ली है कि इलेक्शन सही हुआ या नहीं हुआ और वो आज दस्तबरदार हो गए, तो आप ये सारी चीजें जो मैं और शोएब शाहीन साहब या दूसरे लोग उठा रहे हैं आप उठा लें। जिस तरह इमरान खान साहब ने पहले कहा 4 हल्के खोलते, मैं तो कहता हूं इसमें 4 वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान चले गए हैं, तो आप पिटीशनर बन जाए ना सर। जब बेंच कायम है देखिए तो आप वहां चले जाएं। मैं कहता हूं मैं बिल्कुल पिटिशनर, मैं तो आपके सामने थैला लेके घूम रहा हूं कि भाई चीफ जस्टिस साहब मुझे बुला ले, ये जो बैलेट पेपर है ये असली है जाली है। आप 21 तारीख को पहुंच जाए सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए मैं तो इलेक्शन कमीशन को भी मैं अपना पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में दाखिल कर चुका हूं, लेकिन मैं बताऊं ये चीफ जस्टिस साहब जो जिस आदमी का अता पता नहीं था उसके ऊपर बेंच बना ली है, मैं तो रोज टीवी पे दिखा रहा हूं कि मेरे हल्के को खोला जाए, एक वोट की तस्दीक करा। उसे टीवी पे दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वकील हैं बंदोखेल साहब, आप 21 तारीख को जाएं, कमिश्नर ने अपना वकालतनामा लेके जाएं, उन्हें कहा जी मैं पिटीशन भर रहा हूं। मैं आपके तवज्जो से चीफ जस्टिस 100 मोटर लो मेरे हल्के पे, मैं साबित करूंगा, मैं साबित करूंगा। जब आपके पास ऑप्शन है पिटीशन का, मैंने नहीं, तो आप उसको एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? बंदोखेल साहब आप वकील हैं, आपने ना को वकील करना है, अपना मुकदमा खुद लड़ लेना आपने। साहब मेरे 5 कागज सफात लगेंगे सर, उस पे प्रिंट आउट निकाल के कि मैं अदालत चला जाऊं। ये जो अदालत 100 मोटर लेती है तो इसका भी तो कोई असर होना चाहिए। मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने इलेक्शन से पहले लेटर ने कहा कि ये DRO जो ना वो मिला हुआ है, यहां दांधली होगी, यहां खून खराबा होगा, क्यों एक्शन नहीं लेके आ गया? मेरे तो कोई ये वैसे बड़ी दिलचस्प सूरत है कि चारों सूबों में सब पार्टीज हुकूमत बनाना चाहती है अपनी, लेकिन वफाक में इशू है आके। देखें मैंने चौधरी साहब पहले भी ये बात कही, रेपिटेशन है। मैं बताऊं, मैं आपको बताऊं कि कौमी असम्बली के सीट पे शोएब शाहीन साहब सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए 4500, तो फिर वहां पे आप बोलते नहीं। अब एक बंदा आया ही नहीं, उनका केस चलता तो मैं उसमें पार्टी पार्टी बन रहा हूं कि वो जब एक बंदा ही नहीं आया उसका केस ही लगा दिया है। हम सोच रहे हैं इसमें 184 की पिटीशन सजा याफ्ता भी है।
हम पहले इसमें से। कंसल्टेटिव प्रोसेस में है। ब्रिगेडियर साहब जो हैं, नहीं, मैं इसमें एक बात का जवाब दे दूं। कार्रवाई में हम निकाला कंसल्टेशन प्रोसेस में है कि हम 94(3) की पिटीशन करें, लेकिन चूंकि मेरा केस आज ही लगा था हाई कोर्ट में, तो मैं उधर जंप इन करना मुनासिब नहीं था और मेरे हक में आर्डर सस्पेंड हो गया। सूरीगोड़ा पाकिस्तान ने बेंच बनाया हुआ सर, तो कोई मसला ही नहीं, अब आप जाएं। नहीं, अब अभी सोच रहे हैं अब 184(3) चौधरी साहब, बात ये है कि ये सारे बैठेंगे पार्लियामेंट में, इससे पहले कुछ नहीं होने का। अच्छे बच्चे बनते। मतलब नहीं, वहां मैं कह रहा हूं सिंह फंसेंगे। कैसे मुमकिन है? इमरान खान ने तकरीर कर ली थी वजीर आजम के तौर पे, और ये शहबाज शरीफ या जो भी वजीर आजम बनेगा पीटीआई करने देगी। जो ये लोग जीत के आए हैं वो भरपूर पार्लिमानी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। दूसरी तरफ से भी आसाब दिखाए जाएंगे, इधर से भी दिखाए जाएंगे। डंड पेलने की कहानी पूरी होगी पार्लियामेंट में और रोजाना होगी, और बहुत अच्छा होगा। खान साहब ने उस वक्त बड़ी गलती की, मैं ये समझता हूं, बड़े लीडर हैं, लेकिन उन्होंने जब रिजाइन कर दिया कौमी असम्बली से, उन्होंने बस मिस की, फिर 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ दी। आज उन सबको ये समझ आ रहा है कि हमने वो गलतियां की थी कि हम फंस गए। अब पार्लियामेंट में 125 सीटें छोड़ के 92 सीटों को आगे, मतलब अब इशू ये है कि क्यों अभी रिजर्व सीटें अब आना चाहिए, उससे ज्यादा छूट जाती नहीं वो जितनी भी होंगी उससे ज्यादा तो नहीं होंगी। गिविंग सूरत हाल में तो 117 होंगी आपकी, मतलब वो जितनी भी कोटे पे आनी है ना आपको, वो हर सूबे से आनी है, जितनी मिलनी है वो मिले, आपका राइट है। हम तो चाहे सुन्नी ताद कौंसिल से मिल रही है, बलूचिस्तान में शायद आप दूसरी पार्टी के साथ जा रहे हैं। इशू ये है कि अब वक्त है कि तकरीरें प्रेस कॉन्फ्रेंसों की बजाय अमली इकदाम पार्लियामेंट के जरिए सामने आए। बिल्कुल से इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट के अलावा सियासतदानों के पास ऑप्शन कोई नहीं। आप और आपके अहल खाना घर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।